ट्रांसप्लांट आप करा लोगे उसके बाद आपको फिनेस्ट्राइड लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, कि अगर वो दवाई लेते रहेंगे तो उनको साइड इफेक्ट्स आएंगे, दवाई नहीं लेंगे तो उनके बस ये बाल रह जाएंगे और पीछे के जो नेटिव हेयर हैं वो झड़ जाएंगे, तो उससे बहुत ज्यादा अननेचुरल लुक आता है। मैं बंदा था, उसने 2 अपने ट्रांसप्लांट कराए, ठीक है, और डॉक्टर ने दोनों बार ज्यादा ग्राफ्ट्स निकाल लिए, उसका पीछे से गंजा हो गया वो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बाल उग जाते हैं लेकिन हेयर लाइन खराब हो जाती है, कि डॉक्टर्स जो हैं वो पैसा बनाना चाह रहे हैं, तो हमें ही खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइज अल्टीमेटली अगर हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो सफर कौन करेगा, हम या डॉक्टर? हम करेंगे। हाय गाइस, ऋषभ हेयर। आज का वीडियो होने वाला है हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, बहुत सारे मिथ्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसके बाद ये वीडियो बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले हैं और उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखता हूँ कि लोगों को एनफ नॉलेज नहीं होती है और उसके बाद उनका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है और वो बहुत लंबे टाइम तक परेशान रहते हैं। पहले तो क्या होता है कि आपके बाल नहीं है उस वजह से आप परेशान हो, फिर उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट फेल हुआ, गलत हेयर लाइन हो गई, या फिर ट्रांसप्लांटेड बाल तो टिक गए लेकिन जो आपके नेटिव हेयर्स हैं वो झड़ गए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। सबसे पहले तो कि मैं फैक्ट्स डिस्कस करूं उससे पहले बता देता हूं हेयर ट्रांसप्लांट क्या है। वैसे आप लोगों को पता ही होगा। तो जब आपके बाल झड़ते हैं, और मैन के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस में ये है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, तो उसमें सर्जन्स क्या करते हैं कि आपके जो पीछे के बाल हैं वहां से ग्राफ्ट्स निकालेंगे, और जिस भी एरिया में आपके बाल झड़े हुए हैं वो कोई सा भी एरिया हो सकता है। कुछ लोग को फ्रंट में ट्रांसप्लांट कराना होता है, कुछ लोग को क्राउन एरिया में उनके बाल झड़े होते हैं वहां पे बाल लगवाते हैं, कुछ लोग की डिफ्यूज थिनिंग होती है, कुछ लोग के बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स भी हो सकती है। तो ये आपका हेयर ट्रांसप्लांट। पहला पॉइंट है जो बहुत लोग को नहीं पता होता है ट्रांसप्लांट के पहले, कि ट्रांसप्लांट आप करा लोगे उसके बाद आपको फिनेस्ट्राइड लाइफ टाइम देनी पड़ेगी। तो फिनेस्ट्राइड क्या है? तो फिनेस्ट्राइड हेयर लॉस की एक मेडिकेशन है, आपके बॉडी में डीएचटी को ब्लॉक करती है। तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन है उसका एक बाय प्रोडक्ट है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि बहुत ज्यादा पोटेंट एंड्रोजन है। तो वो जब आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स जो आपके स्कैल्प में होते हैं वहां जाके बाइंड होता है, उस वजह से आपका हेयर लॉस होता है। तो जो फिनेस्ट्राइड है वो क्या कर रहा है कि आपके टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के कन्वर्जन को काफी हद तक ब्लॉक कर दे रहा है और आपका हेयर लॉस कम हो जाता है। तो डॉक्टर्स जब भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके बाद एक अच्छा आइडिया कि आप फिनेस्ट्राइड लो लाइफ टाइम। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आपने पीछे से बाल लेके लेट से आगे लगवाए जहां पे आपका हेयर लॉस है, उसके बाद वो बाल तो आपके सेफ हैं, लेकिन आप चाहोगे जो आपका लुक है उसको मेंटेन करने के लिए कि आपके जो एग्जिस्टिंग बाल हैं वो बचे रहें। तो मैं बहुत लोग को देखता हूँ उनको पता नहीं होती है वाली चीज, तो वो डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कराने चले जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कुछ दवाइयां लेनी पड़ेंगी, वो दवाई लेते हैं। साइड इफेक्ट्स अगर आ गए, वैसे साइड इफेक्ट्स रहे हैं लेकिन मान लो आ गए, अब वो फंस जाते हैं धर्म संकट में कि अगर वो दवाई लेते रहेंगे तो उनको साइड इफेक्ट्स आएंगे, दवाई नहीं लेंगे तो उनके बस ये बाल रह जाएंगे और पीछे के जो नेटिव हेयर हैं वो झड़ जाएंगे, तो उससे बहुत ज्यादा अननेचुरल लुक आता है। मैं इसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ कि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आगे जिनके बाल हैं और पीछे नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि उनका क्या प्रोटोकॉल था, बट मुझे लगता है कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद शायद मेडिकेशन कंटिन्यू नहीं की, या फिर मेडिकेशन ले रहे हैं लेकिन उनका जो हेयर लॉस था वो स्टेबल नहीं हुआ था जब हेयर ट्रांसप्लांट वो कराने गए होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको फिनेस्ट्राइड पहले से भी लेनी पड़ेगी। अब ये भी बहुत डॉक्टर नहीं करते। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो मान लो मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और मेरा अभी आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे कि मेरे को यहाँ पे स्लाइटली थिनिंग है मेरे टेम्पल एरिया में। अब मान लो मुझे अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा और डॉक्टर मुझे बोल दे कि लेट्स से कि तुम्हारा बहुत ही माइनर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं 405 हेयर ग्राफ्ट लगा के, लेकिन क्या वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है? नहीं। तो सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आप पहले मेडिकेशन पे जाएं, और बहुत सारे डॉक्टर ये करते भी हैं। वो क्या बोलते हैं पेशेंट को, ओके तुम हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट कराने आए हो, 6 महीने 1 साल आप फिनेस्ट्राइड लो, उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि आप नेचुरली विदाउट एनी सर्जरी कितने बाल उगा सकते हो। उसके बाद अगर आप मेडिकेशन जब नहीं ले रहे थे तो आपकी बहुत ज्यादा थिनिंग थी, अब आपकी थिनिंग थोड़ी कम हो गई है, तो हो सकता है पहले आपको 3000 ग्राफ्ट्स की जरूरत पड़ती, अब लेकिन क्योंकि आपने मेडिकेशन लिया तो हो सकता है आपका 1500 ग्राफ्ट्स में काम चल जाए। पीछे का जो आपका डोनर एरिया है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 बार 15 बार हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया। आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि जो पीछे के बाल हैं उनको कम से कम आप एक्सट्रैक्ट करवाओ। तो इसलिए मेडिकेशन पहले से लेने का वो एक फायदा है। दूसरा फायदा ये है क्योंकि अब आपको पता है कि ट्रांसप्लांट के बाद आपको हमेशा लाइफ टाइम फिनेस्ट्राइड लेनी है। तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के पहले से ही फिनेस्ट्राइड ले चुके होंगे 6 महीना 1 साल 2 साल, तो अब आपको पता है कि भैया मुझे साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं और फ्यूचर में भी आने के चांसेस कम हैं। वर्सेस आपने फिनेस्ट्राइड कभी नहीं ली पहले और ट्रांसप्लांट के बाद तुरंत आपने फिनेस्ट्राइड लेना शुरू कर दिया और अब आपको साइड इफेक्ट आ रहे हैं। तो जो मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया था, तो आप वो वाली सिचुएशन में फंसने से बचना चाहोगे।
तो मेक श्योर कि आप जब भी अपने सर्जन के साथ डिस्कस कर रहे हो हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान, तो उससे पहले ही इज़ पुटिंग यू ऑन मेडिकेशन। और इसका एक और फ़ायदा ये भी है, जिनका माइनर हेयर लॉस है, हो सकता है उनको अब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े ही ना। मैंने कुछ केसेस देखे हैं ऑनलाइन, अगर वो फिनेस्ट्राइड के पहले का मैंने जो पिक्चर देखा तो क्लियरली उनकी थिनिंग थी, लेकिन फिनेस्ट्राइड लेने के बाद जो रीग्रोथ हुई तो उसके बाद उनको लगा कि अभी भी थिनिंग है लेकिन अब इतनी नहीं है कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो बेसिकली आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट से पैसे तो बचा ही रहे हो, और पैसों से भी जो ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि पैसा तो आपका आता जाता रहेगा, आपका डोनर एरिया वो आपका बचेगा फ्यूचर के लिए। तीसरा पॉइंट, अगर आपका हाई ग्रेड का बॉल्डनेस है तो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक रखनी पड़ेंगी। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बेस्ट रिजल्ट्स कब आते हैं? जब आपका माइनर हेयर लॉस है। आप बोल रहे हो कि आपका ग्रेड 6 और ग्रेड 7 का बॉल्डनेस है और आप गए ट्रीटमेंट लेने और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके जब 16 साल की उम्र में जितने बाल थे उतने आ जाएंगे। प्लीज़ गाइस, मत कराओ ट्रांसप्लांट, क्योंकि आपको निराशा ही हासिल होगी। तो होता क्या है, आप खुद सोचिए, आपके पीछे से बाल लेके आगे लगाए जाते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसका नॉर्वुड 7 स्केल का बॉल्डनेस है और पीछे हमारे अब लिमिटेड है ना, और पीछे से भी ऐसा नहीं है कि सारे बाल निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप पीछे से गंजे हो जाओगे। तो पीछे से भी डॉक्टर्स जो हैं वो उतने ही बाल निकालते हैं जिससे कि आपके पीछे गंजापन ना आए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे सर्जन से अपनी सर्जरी कराओ, और उसके बाद आप इमेजिन करो कि वो बाल आ भी गए, जितने भी बाल, मतलब पीछे से मान लो 30% बाल निकालिए डॉक्टर ने। अगर आपका 7 ग्रेड का बॉल्डनेस है तब खुद सोचो कैसे वो यहाँ बाल इतने फिट हो पाएंगे। उसका जो रिजल्ट्स आते हैं वो ऐसे आते हैं कि बहुत ही कम डेंसिटी वाला हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो। उसमें ये है कि बाल बस लग गए। बहुत लोग हैं, हो सकता है कि इसमें सेटिस्फाइड हो जाएं, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए कि ओके दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि फिर बाद में आप ये ना बोलो कि सर्जन ने मेरा गलत ट्रांसप्लांट कर दिया। सर्जन भी क्या करेगा, अगर कोई अच्छा सर्जन होगा तो आपको ये चीज़ें पहले से बता देगा। वो सर्जन बिल्कुल मत जाइएगा कि अगर आपका ग्रेड 6-7 का बॉल्डनेस है और अगर आपको गारंटी दे रहा है कि आपके 20 साल की उम्र के जितने बाल हो जाएंगे, मैं मतलब उस सर्जन पे ट्रस्ट नहीं करूंगा। तो आप प्लीज उस सर्जन पे ट्रस्ट मत करना। तो एक अच्छा सर्जन वो है जो पहले से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करे। अब अगला जो पॉइंट है वो है एज वाला फैक्टर। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि लड़के हैं, अभी तो हेयर फॉल काफ़ी कम उम्र में शुरू हो गया। 17 साल के लड़के मैं देखता हूँ, उनकी हेयर थिनिंग शुरू हो गई है, बॉल्ड एरियाज आने लग गए हैं। तो उस केसेस में गाइज अब ट्रिकी है। उस केसेस में ट्रिकी इसलिए है, जो मोस्ट ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं वो आपको सर्जरी नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि अभी अगर आपका 17 में ही अगर आप गंजा होना शुरू हो गए हो तो हमें पता नहीं है कि आगे चल के आपके किस किस एरियाज में और बाल झड़ेंगे। हो सकता है कि आप 17-18 की साल में आपके टेम्पल से बाल चले गए, आपने 20 पे बोला कि ठीक है मुझे तो अभी टेम्पल्स पे बाल लगवाने हैं, और आपने तुरंत हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया 3000-4000 ग्राफ्ट्स लेके। अब उसके 4-5 साल बाद पता चल रहा है कि आपका हेयर लॉस इतना एग्रेसिव था कि मेडिकेशन लेने के बाद भी आपका ये जो एरिया है बीच वाला या क्राउन एरिया वो भी पूरा चला गया। तो उसमें भी आप जो मैंने पॉइंट 1 बताया था वैसी सिमिलर सिचुएशन में चले जाओगे कि आपके ट्रांसप्लांटेड बाल तो रह गए लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग नेटिव हेयर्स हैं वो झड़ गए। बट क्या इसका मतलब है कि कोई यंग पेशेंट ट्रांसप्लांट करा ही नहीं सकता? बिल्कुल करा सकता है। इनफैक्ट मैंने एक सोनू कुमार मिश्रा की हेयर ट्रांसप्लांट केस स्टडी रिव्यू की थी। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उनका आई थिंक काफ़ी यंग एज में हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। लेकिन गाइज ये हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कम एज में रिस्की है। हालांकि सोनू ने कराया ट्रांसप्लांट, लेकिन उसको आई थिंक पहले से पता होगा कि आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है, और थैंकफुली अभी तक बाल वगैरह अच्छे लगते हैं उनके। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है तो प्लीज़ मेक श्योर एक अच्छे सर्जन के पास जाइएगा और पहले अपने हेयर लॉस को स्टेबल करिए। तो हो सकता है कि बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर बोलेंगे जब आप 30 के हो तब हमारे पास आना, लेकिन हो सकता है कि आपका हेयर लॉस स्टेबल हो जाए। आपने 19 पे फिनेस्ट्राइड या डुटेस्ट्राइड अगर स्टार्ट की, 22-23 साल की उम्र तक अगर आते आते आपको लगता है कि ओके मेरा हेयर लॉस स्टेबल है, अब मुझे पता है एग्जैक्टली वो एरियाज जहाँ पर मुझे बाल लगवाने हैं, तो हो सकता है वो एक राइट टाइम हो आपको सर्जरी कराने के लिए। लेकिन गाइज जल्दबाजी में गलती मत करना, क्योंकि एक बार पीछे के बाल गए डोनर एरिया तो वो वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि कितना भी अच्छा सर्जन हो 100% गारंटी नहीं है। कुछ केसेस में मैंने देखा है कि उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया और वो बाल उगे ही नहीं। अगर कोई आपको गारंटी दे रहा है कि 100% उग ही जाएंगे तो वो आई थिंक आपसे झूठ बोल रहे हैं। कितना भी अच्छा डॉक्टर हो उनके बहुत सारे फेल्ड केसेस भी रहते हैं। तो आप यू वांट मेक श्योर कि आप उनके अच्छे से उनको रिसर्च करें और फिर उसके बाद उनसे सर्जरी करवाएं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बाल उग जाते हैं लेकिन हेयरलाइन खराब हो जाती है। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैंने इस XYZ ट्रांसप्लांट सेंटर पे मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया और मेरी हेयरलाइन पूरी ख़राब हो गई है। पहले तो मेरे बाल कम थे, अब बाल हैं लेकिन वो इतने अजीब लगते हैं, उन्होंने मल्टी ग्राफ्ट्स वाले हेयर लगा दिए आगे,
और जो बालों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, वो मैच नहीं कर रहा है पीछे वाले बालों से। अब वो परेशान है क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट को फिक्स कराने के लिए अब आपको और पीछे से ग्राफ्ट्स निकलवाने पड़ेंगे, और यहाँ पे भी जो आगे की जो प्लेसमेंट है वो भी चेंज करानी पड़ेगी। तो उसमें आपका पैसे भी खर्च होंगे और आपका और डोनर एरिया भी लगेगा। अनफॉर्चुनेटली टाइम ऐसा है आज का कि डॉक्टर्स जो हैं वो पैसा बनाना चाह रहे हैं, तो हमें ही खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। क्योंकि गाइज अल्टीमेटली अगर हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो सफ़र कौन करेगा? हम या डॉक्टर? हम करेंगे। कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, मेरी सलाह ये रहेगी अच्छे से रिसर्च करो हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्नोलॉजीज, कौन सा आपके लिए सही है, कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, आप अपनी फैमिली हिस्ट्री पूरी रिसर्च करो कि आपको इन एंड आउट पता हो अपनी सर्जरी के बारे में, और आपको पहले से एक्सपेक्टेशंस भी पता हो। अब मैं बात करता हूँ कुछ मिथ्स की, या फिर जो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों से बातें सुनता हूँ जो कि डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि उनका हेयर लॉस एकदम एग्रेसिव है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अरे यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो 3-4 साल बाद ट्रांसप्लांट करा लूँगा, मैं कोई ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहा हूँ। अब क्योंकि आपने मेरे पॉइंट्स सुन लिए, अब आपको पता है कि वो बंदा जो ये बोल रहा है आगे चल के ट्रांसप्लांट करा लूँगा, तो अगर वो ट्रांसप्लांट कराएगा तो उसके बाद तो फिनेस्ट्राइड लेनी ही है। इससे अच्छा है पहले से स्टार्ट कर दो, और उसके बाद हो सकता है आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही ना पड़े। और उसका एक और फ़ायदा ये होगा कि आपके क्योंकि कम ग्राफ्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हो सकता है कि जो रिजल्ट आएगा 4-5 साल बाद अगर आप ट्रांसप्लांट करा ही रहे हो वो बहुत अच्छा आएगा। आई होप कि अगर आप उनमें से एक हो तो इस वीडियो के थ्रू आपको वो नॉलेज पता चल जाए, और मैं कहूँगा कि अगर आपको बाल बचाने ही हैं तो ट्रीटमेंट से स्टार्ट करो, हेयर ट्रांसप्लांट को लास्ट ऑप्शन रखो। दूसरी चीज़, मैंने बहुत लोगों से सुना है अरे मेरे पास तो पैसा आ जाएगा, मैं तो 10 ट्रांसप्लांट करा लूँगा। तो अगेन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 10 ट्रांसप्लांट कोई क्यों नहीं करा सकता है। एक मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखा था, एक बंदा था उसने 2 अपने ट्रांसप्लांट कराए, ठीक है, और डॉक्टर ने दोनों बार ज़्यादा ग्राफ्ट्स निकाल लिए, उसका पीछे से गंजा हो गया वो इस वाले एरिया से। अब लोग बोल रहे हैं अरे तूने आगे ट्रांसप्लांट करा लिया, पीछे करा ले, लेकिन उन लोगों को कौन बताए मेरे भाई, पीछे की ही तो बाल लेके वो आगे लगे हैं, पीछे जो गंजापन है उसके लिए बाल कहाँ से लाए वो। मेरी जो फाइनल सलाह रहेगी, हेयर ट्रांसप्लांट को आप लास्ट ऑप्शन रखिए। आप सब कुछ ट्राई करिए, आप जो भी ट्रीटमेंट है, आपको अगर फिनेस्ट्राइड लेनी है आप फिनेस्ट्राइड लीजिए इफ़ यू आर कंफर्टेबल, PRP, मिनॉक्सिडिल, जो भी आपको लगता है कि पूरी जी जान लगा दीजिए। उसके बाद अगर वो चीज़ काम ना करे तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट पे जाइए, क्योंकि एक बार गाइज वो सर्जरी हो गई आपकी तो उसके बाद आप वापस नहीं जा सकते। या वो कोई भी केस हो सकता है कि आपकी मान लो हेयर लाइन खराब हो गई या बाल किसी वजह से उगे ही नहीं, तो वो क्या है कि आप पहले परेशान रहोगे कि बाल नहीं है, बाद में परेशान हो जाओगे कि बाल आ तो गए लेकिन बहुत ही अननेचुरल लुक आ रहा है। बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको लास्ट रिजॉर्ट रखो, और अगर आपने कराने का सोच ही लिया है तो एक अच्छे सर्जन के पास जाओ, पूरी रिसर्च करो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, उनके रिजल्ट्स देखो, उनके पेशेंट से मिलो और फिर एक अपना सर्जन चूज करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है हेयर लॉस से रिलेटेड, कोई रिसर्च से रिलेटेड, या ड्रग्स हो गए, हेयर ट्रांसप्लांट, तो डू कमेंट बिलो, या फिर मुझे आप रीच आउट कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। मेरा यूजर नेम है ऋषभ मिश्रा सिनेमैटिक्स, एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। पीस।